नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिकल कल्चर के ऊपर। दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। बस उस क्रम के अंदर अपन लोग सिंधु घाटी काल, वैदिक काल और उसके बाद में महाकाव्य काल, महाकाव्य काल के बाद में अपन ने चर्चा की थी आपके ऐतिहासिक काल की, के बाद नालंदा काल, और अपन ने लास्ट एंड ऑफ द पार्ट राजपूत काल की चर्चा पूरी कर ली थी। और उसी कड़ी को आज आगे की ओर बढ़ाते हुए अपन चर्चा करेंगे। जो भी आपका क्रम है वो क्रम आप लोग लिखते रहें। अपन चर्चा करेंगे आज भाई मुगल काल की। मुगल काल की अपन बात करेंगे, और इस मुगल काल को अपन क्या कह सकते हैं? मुस्लिम काल भी कह सकते हैं। मुस्लिम काल अपन कह सकते हैं। चलिए, मुगल काल या मुस्लिम काल, और जो इसका कालक्रम था आपके, वो दोस्तों था आपके 1200 ईस्वी से लेकर के आपके 1757 ईस्वी तक का। 1200 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक आपके कौन सा काल था? आपके मुगल काल का समय माना जाता है। इस काल में शारीरिक शिक्षा और खेलों में क्या चेंज आया था की बात करेंगे, क्योंकि पहले हिंदू काल चल रहा था और अब जो है वो मुस्लिम काल आ गया इंडिया के अंदर। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग प्रकार के धर्म है, तो उन धर्म के अंदर जो खेल, संस्कृति, समाज, प्रथाएं, रीति रिवाज सब अलग अलग प्रकार के थे। तो खेल इससे अछूते कैसे रहते, ये बात तो हो ही नहीं सकती। तो खेलों के अंदर सबसे पहला जो काम किया इन्होंने, वो ये काम किया, मुगलों ने योग पर क्या लगाए? कड़े प्रतिबंध लगा दिए भाई। कड़े प्रतिबंध लगा दिए। किसके ऊपर? योग पर क्या लगा दिए भाई? कड़े प्रतिबंध लगा दिए। क्योंकि मुगल मानते थे कि योग जो है वो कोई प्रकार की शारीरिक शिक्षा और खेल है ही नहीं। योग सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। योग से किसी प्रकार का कोई खेल या शारीरिक विकास नहीं होता। और मुगल जो है वो योग को हिंदू परंपरा का एक प्रतीक मानते थे। ये मानते थे कि भाई ये योग जो है वो हिंदुओं का है, जबकि असल में ऐसा है नहीं। असल में योग जो है वो सब जाति, धर्म और प्रथाओं के लिए एक समान है। तो इन्होंने पहला कार्य किया, योग पर प्रतिबंध की अगर बात करें तो किसने लगाया था भाई? वो लगाया था मुगलों ने, या मुसलमान जो आक्रांता थे इंडिया के अंदर, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ से ये सवाल बनता है भाई, ये सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मुगल काल के अंदर कौन से खेल थे। मुगलों का जो विशेष था रुझान, वो था भाई कुश्ती की तरफ। कुश्ती को यहाँ पर संरक्षण प्रदान था। क्या था? संरक्षण प्रदान था। यूं कह दूं मैं, या यूं कह दूं कि अच्छे कुश्ती खिलाड़ियों को क्या था यहाँ पर? अच्छे कुश्ती खिलाड़ियों को राज्य का संरक्षण प्रदान था। क्या था भाई? राज्य का संरक्षण प्रदान था। ये लीजिए, ये बात मैंने लिख दी यहाँ पर। कुश्ती को मुगलों ने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और कुश्ती खेल का जो भी खिलाड़ी बढ़िया होता था, अच्छा खिलाड़ी था, जो वहाँ का स्टेट या नेशनल प्लेयर था, उसे राज्य की तरफ से संरक्षण प्रदान था। यानी राज्य की तरफ से उसे विशेष दर्जा मिलता था भाई। उसे विशेष Z+ सिक्योरिटी, उसका खान पान, रहन सहन, उसको भत्ता, उसको बॉडीगार्ड, है ना, ये बात अपन मान सकते हैं। उसे क्या था भाई?
राज्य की ओर से विशेष संरक्षण मिला हुआ था। किसे भाई? अच्छे कुश्ती खिलाड़ियों को। एक बात तो ये। दूसरी बात, मुगल जो है वो मुक्केबाजी खेल को बहुत पसंद करते थे भाई। कैसे मालूम चली? कि अच्छे अच्छे मुक्केबाज ईरान से एक्सपोर्ट करते थे वो। अब सॉरी, मेरे को बार बार नाम ही आता है। ईरान से क्या करते? वो इंपोर्ट करते, ईरान से बुलाते। मुक्केबाजी की अच्छी प्रतियोगिता करने के लिए अच्छे मुक्केबाज जो है वो ईरान से एक्सपोर्ट करते कि भाई आप यहाँ हमारे राज्य में आए और मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में चार चांद लगाएं। ये कहना था किनका? मुगलों का या मुस्लिम काल के अंदर। तो अपन इन दो बातों से एक आइडिया लगा सकते हैं क्या भाई कि दोनों ही जो है वो कॉम्बैट गेम है, जिनके अंदर बॉडी बॉडी कांटेक्ट होती है, या फिर हम इन्हें बॉडी कांटेक्ट गेम कह सकते हैं, इन्हें अपन हिंसक खेल कह सकते हैं। यानी कुश्ती और मुक्केबाजी खेल के अंदर वही खिलाड़ी खेलता है थोड़ा सा एग्रेसिव माइंड का होता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मुगल थे उनके अंदर बहुत एग्रेशन था, बहुत आक्रामक थे वो। ठीक है, और इनकी इस आक्रामकता का पता इनके इस खेल से आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर ग्लेडिटोरियल ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट खेल हुआ करता था, इसे आप हिंसक खेल कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं? इसे आप हिंसक खेल कह सकते हैं। इस खेल का जो कंसेप्ट है भाई, वो कंसेप्ट जो है भाई आपके रोम से आया है। कहाँ से आया है? अपन जब आगे पढ़ेंगे रोम साम्राज्य, रोमवासी जो थे वो इस खेल की प्रतियोगिता करवाते थे। कौन से खेल की? ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? हिंसक खेल कह सकते हैं। इस खेल में क्या होता है? इस खेल के अंदर इस खेल के अंदर पशुओं की लड़ाई पशु से। पशु की लड़ाई किससे कराते हैं भाई? पशु से। उसके अलावा पशु की लड़ाई इंसान से। आदमखोर पशु है कोई, जंगली पशु है, उसको लड़ाते हैं इंसान से। या फिर यूं कह दूं कि इंसान की लड़ाई इंसान से तब तक जब तक कि एक इंसान की मृत्यु न हो जाए, या इसमें एक शर्त और थी, जब तक कि एक खिलाड़ी जो है वो अपने हाथ का अंगूठा खड़ा नहीं कर दे दर्शकों के कहने पर। यानी दर्शक जो होते थे वो डिमांड करते थे हाथ का अंगूठा खड़ा करके इसकी जान बख्श दी जाए। तो एक प्रकार का बहुत ही ब्रूटल गेम था, बहुत ही हिंसक खेल था। कौन सा भाई? ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट खेल। सवाल पूछा गया है भाई, ये कंसेप्ट कहाँ का है? ये कंसेप्ट जो है वो आपके रोम से लिया गया है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रोम के अंदर जो है इस खेल की शुरुआत हुई थी। पशुओं से लड़ाई, पशु की इंसानों से लड़ाई, और इंसान की इंसान से लड़ाई, इसे बोल दिया अपन ने ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट या हिंसक खेल कह दिया अपन ने। क्लियर है यहाँ तक बात? मुगलों ने योग पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। कुश्ती को उन्होंने संरक्षण दिया, और अच्छे कुश्ती खिलाड़ियों को भी क्या दिया? इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। अच्छे मुक्केबाज ये लोग ईरान से बुलाते लड़ाई करवाने के लिए, प्रतियोगिता करवाने के लिए। ये बात मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये बात आपको नोट्स में नहीं लिखी मिलेगी, ईरान वाली बात। ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट गेम का आयोजन जो है वो मुगल काल में होता था। फिर है अपन पढ़ेंगे आगे, ये लोग मनोरंजन के लिए भेड़ को भेड़ से, मुर्गे को मुर्गे से लड़ाते थे भैया। ठीक है, किसके लिए? मनोरंजन के लिए, कि मजा आता अभी चारों तरफ डाल लिया, घेरा डाल लिया, बीच में पशु लड़ रहे हैं, उसके ऊपर जुआ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हिंसक खेलों की प्रतियोगिताएं होती थी।
इस प्रकार के हिंसक खेलों के द्वारा ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो यहाँ से अपन आगे बात को रन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। मुगल काल के अंदर ही अपन एक बात और करते हैं, यहाँ पर एक विशेष खेल और था, इसका नाम था चौगान। कौन सा खेल था भाई? चौगान खेल की शुरुआत हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से खेल की भाई? चौगान खेल की शुरुआत कौन से काल के अंदर हुई थी? मुगल काल के अंदर हुई थी। और चौगान और कुछ ही नहीं है, इस चौगान को आज की डेट में क्या बोलते हैं? आज की डेट में इसे पोलो खेल कहते हैं। पोलो खेल अपन सब लोग जानते हैं। सवाल ये पूछा गया है, बताइए पोलो का पूर्वगामी खेल कौन सा था? चौगान था। चौगान किसका पूर्वगामी खेल था? वो था भाई आपके पोलो का। आज जयपुर के अंदर अपने चौगान नाम का स्टेडियम भी बना हुआ है, चौगान स्टेडियम के नाम से है। ठीक। और एक सवाल और पूछा गया है कि चौगान खेलते हुए एक मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हो गई भाई। चौगान खेलते समय हुई थी, इसकी बात कर रहा हूं। सवाल पूछा गया है भाई, गौर फरमाइए। मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हुई थी। हो सकता है खेलते खेलते गिर गया हो, चोट लग गई, गहरी चोट लग गई, और उस समय इतना जो अपना ट्रीटमेंट वगैरह था नहीं, तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। ऑथेंटिक बात है, और सवाल पूछा गया है इंपॉर्टेंट, दोनों ही बातें, ये भी और ये भी, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इस बात पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अपन अगली कड़ी के अंदर। तो चौगान खेल की बात अपन ने कर ली कि शुरुआत कौन से काल में हुई है, मुगल काल में शुरुआत हो रखी है। और चौगान खेल को आज अपन क्या कहते हैं? पोलो कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी कौन सा खेल खेलने से हुई है? चौगान खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, अगली बात, एक आदमी है अमीर खुसरो, इसका आप जीके में जिक्र करते होंगे। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने एक फारसी में ग्रंथ लिखा था। फारसी भाषा में क्या लिखा था भाई? एक ग्रंथ लिखा था, तो ग्रंथ का नाम था नूर सिपीहर। नूर सिपीहर, नूर सिपीहर। और इस नूर सिपीहर ग्रंथ का जो 8वां अध्याय था, कौन सा अध्याय? 8वां जो अध्याय था भाई, 8वां अध्याय था, वो 8वां अध्याय किस खेल पर था? वो भाई आपके चौगान खेल के ऊपर आधारित था। चौगान, ये लीजिए, ये बात मैंने लिख दी यहां पर। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा फारसी भाषा में, इसका नाम था नूर सिपीहर। और इस नूर सिपीहर ग्रंथ का कौन सा अध्याय? 8वां अध्याय इस पर बेस्ड था भाई, आपके चौगान खेल के ऊपर आधारित था। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, और प्रकार का सवाल पूछने की संभावना ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है। अगर अपने पास टाइम है, समय है, तो अपन इसे क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। लेकिन प्राथमिक तौर पर ये बात मेरी ध्यान रखना आप, मैं साथ साथ में ये बात करता रहूँगा इस टॉपिक से कौन कौन सा सवाल किस प्रकार आ रखा है, और बाकी जो कमी रहेगी वो अपने टेस्ट सीरीज पूरी कर देगी, उसके बाद आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का सवाल अभी तक नहीं आया, इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है
तो अमीर खुसरो वाली बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात और है। इसी काल के अंदर भारतीय जिम्नेजियम पद्धति की शुरुआत हुई। जिम्नेजियम पद्धति की शुरुआत हुई। जिम्नेजियम बोल दो। उस समय जिम्नेजियम का मतलब था अखाड़ा। क्या था भाई? अखाड़ा। आज अपन जिम्नेजियम बोलते हैं। जिम्नेजियम मतलब मल्टीपर्पज हॉल। क्या मतलब है जिम्नेजियम का? मतलब है मल्टीपर्पज हॉल, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय देशीय हॉल। यानी एक ऐसी बंद जगह या बंद हॉल को अपन बहुत सारे उद्देश्य पूरा करने के लिए काम में ले सकते हैं। उसे बोल दिया मल्टीपर्पज हॉल। यानी एक ही स्थान के ऊपर 2, 4, 5 खेलों का एक साथ अभ्यास करवा सके। उसके अंदर मौसम का, धूप का, बारिश का प्रभाव नहीं हो और बच्चों की या खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस है वो बाधित नहीं हो। अपन ऐसे स्थान को बोल देते हैं जिम्नेजियम। और तत्कालिक समय का जिम्नेजियम कौन हुआ करता था भाई? आपके अखाड़ा हुआ करता था, जिसके अंदर मुख्य गतिविधि हुआ करती थी कुश्ती। सवाल भी आ रखा है भाई, अखाड़ों की मुख्य गतिविधि कौन सी थी? कुश्ती हुआ करती थी। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि आज के अपन टाइम जिम्नेजियम बोलते हैं, उस टाइम पे था अखाड़ा पद्धति थी, जहाँ मुख्य तौर पर कुश्ती का अभ्यास करते थे। उसके अलावा वही गदा मुगदर घुमाना, डंडे बैठक निकालना, लाठी चलाना, मल्लखंभ का अभ्यास करना, इस प्रकार की क्रियाओं का अभ्यास करते थे। क्यों? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को सुडौल बनाने के लिए और क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिव रहने के लिए। तो भारतीय जिम्नेजियम पद्धति की शुरुआत जो है वो कौन से काल में हुई है भाई? अपन पढ़ रहे हैं मुगल काल। तो मुगल काल में इसकी शुरुआत हो रखी है। और अगर बात करूं तो भारतीय जिम्नेजियम, भारतीय जिम्नेजियम पद्धति कह दो या जिम्नेजियम आंदोलन कह दो, आंदोलन कह दो, का पितामह कौन है भाई? का पितामह इसे मानते हैं, ये मानते हैं गुरु समर्थ रामदास। गुरु समर्थ रामदास। ये शख्सियत बहुत कमाल की शख्सियत है, बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत है, भारी शख्सियत है। कैसे? ये आदमी अपने दिन के, मुझे लगता है 5 से 7 घंटे सिर्फ व्यायाम ही करता होगा, क्योंकि ये प्रतिदिन प्रतिदिन और डेली का 1200 सूर्य नमस्कार करतो आदमी। कहीं करतो भाई? सूर्य नमस्कार। ये आदमी प्रतिदिन डेली के, इसका गिनती थी से लोग रोटियां खाते हैं गिन गिन के, ये आदमी गिन गिन के व्यायाम करता था। प्रतिदिन रोजाना के कितने भाई? 1200 सूर्य नमस्कार करता था। एक सूर्य नमस्कार के अंदर 12 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 12 स्टेप होते हैं। और ये आदमी 1200 सूर्य नमस्कार करता था। यानी 12 स्टेप करने से एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट माना जाता है। ठीक है? तो अपन आइडिया लगा सकते हैं इस आदमी की जो बॉडी है
मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार की रही होगी, का जो कद काठी है, लचीलापन है, कि बॉडी में ताकत है, वो किस प्रकार की रही होगी। अब जाहिर सी बात है कि 1200 सूर्य नमस्कार करने वाला आदमी एक समय की 40-50 रोटियां तो खाता ही होगा, छाछ दही दूध है, और पता नहीं क्या क्या इनका जो है वो सेवन हुआ करता था। तो लुगाई बेचारी और माताश्री तो पूरे दिन रोटियां बेलने के अंदर ही अपना समय व्यर्थ करती होगी इसके पीछे, है ना। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो गुरु समर्थ रामदास जो है, इन्हें आप जानते होंगे, ये छत्रपति शिवाजी के क्या थे, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु कौन थे भाई, कौन थे? गुरु समर्थ रामदास जो थे वो छत्रपति शिवाजी के क्या थे, गुरु थे भाई। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी शख्सियत का गुरु होना भी अपना आप में एक गौरव की बात है, ठीक है। तो इसकी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी इसको सूट करती है, क्योंकि ये गुरु किसका रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु रहा है। ये बात मैं ऑफ रिकॉर्ड कर देता हूँ, इस बात को अगर नोट करना चाहो तो कर लेना, इस बात को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, ये सवाल बनता है कि भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन के पितामह कौन है। वो है भाई आपके गुरु समर्थ रामदास, जो प्रतिदिन आपके 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। अपन पढ़ रहे हैं इस बारे में, अपन पढ़ रहे हैं भाई मुगल काल के बारे में, जिसका कालक्रम है 1200 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। क्या क्या किया इन्होंने, योग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, कुश्ती को संरक्षण प्रदान था, और अच्छे कुश्ती खिलाड़ियों को भी राज्य का संरक्षण प्रदान था या उन्हें पुरस्कार मिलता था। अच्छे मुक्केबाज वो लोग ईरान से इंपोर्ट करते थे, ईरान से बुलाते और फिर प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते थे। ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट नाम का यहाँ पर हिंसक खेल हुआ करता था, जिसमें पशुओं की लड़ाई पशु से, पशु की इंसान से, या इंसान की लड़ाई इंसान से करवाई जाती थी। ये था भाई आपके ग्लेडिटोरियल कॉम्बैट। उसके बाद अपन ने बात की थी कि चौगान खेल की शुरुआत कौन से काल में हुई है, मुगल काल में। चौगान को आज क्या बोलते हैं अपन, पोलो कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक, मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हुई थी। अमीर खुसरो ने अपने फारसी के ग्रंथ नूर शिपिहर के 8वें अध्याय में किसका उल्लेख किया है, चौगान खेल का उल्लेख किया है। फिर अपन ने बात की कि भारतीय जिम्नेजियम पद्धति की शुरुआत किस काल से मानी जाती है भाई, वो भी आपके मुगल काल से मानी जाती है। और इस भारतीय जिम्नेजियम पद्धति का जो पितामह है, जनक है आंदोलन का, वो किसे मानते हैं, वो मानते हैं भाई आपके गुरु समर्थ रामदास को मानते हैं, जो प्रतिदिन आपके 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। यहाँ तक बात ओके। उसके बाद में बात करता हूं मैं आगे। यहाँ एक बात लिखी मिलती है बाबर के बारे में। कहते हैं कि बाबर जो है वो एक अच्छा तैराक था। कुल मिलाकर के बाबर को स्विमिंग का बड़ा शौक था। बाबर जो है वो आपके मुगल बादशाह हुआ था, वेरी वेरी फर्स्ट जो मुगल बादशाह था उसका नाम था बाबर। इसने याद हो तो आपके महाराणा संग्राम सिंह के साथ युद्ध किया था, और पहला युद्ध जो है वो 1527 के अंदर हुआ था, वो हार गया था जनवरी के अंदर, और फरवरी के अंदर फिर से लेकर के आया था, और उस युद्ध में इसकी जीत हो गई थी। तो बाबर के बारे में लिखा मिलता है कि बाबर जो है एक अच्छा तैराक हुआ करता था। अकबर के बारे में लिखते हैं कि अकबर भी पोलो का अच्छा खिलाड़ी था। अकबर को शतरंज खेल से बहुत प्यार था, दोनों ही खेल वो खेलता था। लेकिन इस प्रकार के सवाल आने की संभावना जो है वो नहीं रहती है। अच्छा, फिर बात करते हैं संदेशवाहक के रूप में। संदेशवाहक के रूप में ये लोग कबूतरों को ट्रेनिंग दिया करते थे भाई, कबूतरों को प्रशिक्षण मिलता था। वो क्या मिलता था भाई, प्रशिक्षण मिलता था। इस काल की बात कर रहा हूं मैं, मुगल काल की बात कर रहा हूं।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए चिट्ठियां भी चलती थी, लेकिन चिट्ठी लेके कौन जाए, कब जाए, वो तो दूरी का मामला हो जाएगा। तो चिट्ठी पहुंचे 4 दिन से 5 दिन से, क्योंकि उस समय कोई अपने BMW या मर्सिडीज तो थी नहीं। तो चाबी लगाई, दबाया एक्सीलेटर और पहुंच गए। तो उड़न खटोले के रूप में ये कबूतरों को ट्रेनिंग दिया करते थे, उन्हें शिक्षा दिया करते थे। इसके लिए, ये संदेश भेजने के लिए, ताकि संदेश जो है वो सही टाइम पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। क्लियर है भाई बात। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, यहाँ कर लेता हूं, मुर्गों की लड़ाई, मनोरंजन के लिए बात कर रहा हूं। मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई, भेड़ों की लड़ाई, भेड़ों की लड़ाई, भेड़ों की लड़ाई, अपन लड़ली बोलते हैं उसको, है कि लड़लियां जो है वो यहाँ पर हमारी जो मारवाड़ी भाषा है उसमें लड़ली कहते हैं। तो मनोरंजन के लिए ये लोग मुर्गों की लड़ाई और भेड़ों की लड़ाई जो है वो करवाया करते थे। इसके लिए भाई, इसके लिए मनोरंजन के लिए, ये बात भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। हालांकि सवाल इस प्रकार का नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, अपन कर रहे हैं किस काल की बात भाई, अपन कर रहे हैं मुगल काल की बातचीत। एक छोटी मोटी जानकारी अपन और लेंगे यहाँ पर। और ये लोग क्या क्या करते थे यहाँ पर, 2 खेल और प्रसिद्ध थे भाई, जिन्हें चौपड़, जिन्हें चौपड़ और पच्चीसी, चौपड़ और पच्चीसी खेल का प्रचलन हुआ करता था। क्या था भाई, चौपड़ और पच्चीसी खेल का यहाँ पर प्रचलन अधिक था। इस काल की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं भाई आपके मुगल काल की बात। क्या होता था, ये कपड़े के ऊपर कोई इस प्रकार की संरचना बनती थी, एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की कोई संरचना कपड़े के ऊपर बनाकर ये चौकोर संरचना बनती थी भाई, ये, ठीक है। और उसके ऊपर फिर क्या वो कौंटिया वगैरह रखते, उसको चलते चलन चलते, इस प्रकार का कोई खेल था। जैसे अपन आज लूडो खेलते हैं, कौंटी चलना, पासे फेंकना, उसी प्रकार का कोई खेल था जो यूं यूं क्रॉस प्लस निशान के अंदर कपड़े पर आकृति बना करके खेलते थे उस समय। उसे बोल दिया उन्होंने चौपड़ और पच्चीसी खेल, दो अलग अलग प्रकार के खेल थे। इनका जो डायग्राम है वो एक समान ही बनता था भाई, ठीक है। तो सवाल इतनी सी बात ध्यान रखना आप कि भाई चौपड़ और पच्चीसी खेलों का जो आयोजन है वो किस काल में था, ये बात आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, मुगल काल के बारे में बड़ी बड़ी बातें अपन ने पूरी कर ली है। और 1757 के अंदर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आधिकारिक तौर पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। शायद बक्सर या प्लासी का युद्ध था, और उस युद्ध के अंदर उन्होंने जीत के साथ ही भारत में स्थापित राज्य कर लिया था। अब मुगलों का राज समाप्त होने के बाद में जो खेलों का विकास होगा वो होगा अंग्रेजी काल के अंदर या ब्रिटिश भारत के काल में। तो अपन सिंधु घाटी से बात करते हुए आए हैं कि सिंधु घाटी में शारीरिक शिक्षा और खेल किस प्रकार का था। उसके बाद वैदिक काल में जो खेल है वो किस प्रकार का हुआ। उसके बाद महाकाव्य काल के अंदर कौन कौन से खेल, कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात अपन ने की थी। ऐतिहासिक काल के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात अपन ने कर ली थी, और अपन ने मेगास्थनीज की बात भी पूरी कर ली थी। और ये बात भी और की थी, ऐतिहासिक काल के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा आया था,
एक सूरमा आया था, महर्षि पतंजलि, जो क्या लेकर के आया था, योग सूत्र संहिता लेकर के आया था। के बाद अपन ने बात की थी नालंदा काल की, और उस जमाने की वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर खेलों को विशेष दर्जा प्राप्त था। आज के समय नहीं है, आज के समय राजस्थान या इंडिया के अंदर ऐसी बहुत चुनिंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी जहां पर खेलों का जो है वो महत्व है, तवज्जो है। लेकिन आज से अपन गैस कर सकते हैं, लगभग 1000 साल या 700 साल पहले की बात करें अगर, हजार क्या, 2000 साल के लगभग बात हो चुकी है अब तो, ठीक है। उस समय भी उस जमाने के अंदर लोगों में जो खेलों का रुझान था या खेलों के महत्व के बारे में उन्हें पता था, वो आज भी लोगों को पता नहीं है। तो नालंदा काल की बात अपन ने कर ली। उसके बाद आया था राजपूत काल, कोई विशेष बात थी नहीं। और उसके बाद अपन ने पढ़ा है आज मुगल काल के बारे में। शायद समय भी हो चला है लेकिन फिर बात करूंगा फिर भी मैं थोड़ी बहुत। ब्रिटिश भारत के काल की बात करता हूं मैं, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत का काल, ब्रिटिश भारत का काल। और एक बात करके अपन यहाँ इसको छोड़ देंगे, टाइम काफी हो गया। ब्रिटिश भारत के काल के अंदर जो पहली घटना है भाई, यहाँ टू द पॉइंट बात करूंगा, सीधे सीधे फैक्ट है भाई, 1882। इससे पहले की कोई घटना विशेष खेलों के बारे में नहीं है। 1882 के अंदर एक कमीशन बना था, भारतीय शिक्षा आयोग। क्या नाम था उसका? भारतीय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। और इसे अपन हंटर कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हंटर, क्या बोलते हैं? हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर की अध्यक्षता के अंदर ये कमीशन आया था, भारतीय शिक्षा आयोग। क्या किया था, क्या कही थी? और शिक्षा के बारे में था क्या आयोग? बिल्कुल, आयोग था शिक्षा के बारे में ही। लेकिन शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा का ही भाग है भाई, उससे भिन्न नहीं है। तो जो शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने बारे में क्या बात कही? इन्होंने कहा कि देशीय खेलों, इसकी बात करी, अपने जो देसी गेम थे, इन्होंने कहा कि देशीय खेलों व शारीरिक शिक्षा को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात कह दी थी ने भाई, ये बात कही थी हंटर कमीशन ने। बोला कि पाश्चात्य खेल खेलने में इतना बिजी हो गया है देश का युवा और बच्चा, देशीय खेलों को भूल गया है। यानी जो देशीय खेल थे वो जड़ से साफ हो रहे हैं, बच्चों में रुझान नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए और ऐसी ऐसी स्कीम लेकर के आनी चाहिए ताकि ताकि जो भारत के गांवों के देशीय खेल है, देसी खेल है और शारीरिक शिक्षा है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर प्रमोट हो। विद्यार्थियों के अंदर आपको गेम्स और फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन की थी, सिफारिश की थी। और क्या किया? और इन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर, सिफारिश करी भी इन्होंने, विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा वे खेलों को अनिवार्य किया जाए। बहुत अच्छी बात कह दी भाई, अनिवार्य किया जाए। ये सिफारिश किसने करी थी भाई? ये सिफारिश करी थी
हंटर कमीशन ने। किसने करी? हंटर कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। डेट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, क्योंकि लगभग मुझे जहाँ तक याद है 2 बार सवाल पूछ लिया गया है। किसके बारे में? हंटर कमीशन के बारे में। बताइए, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1882 में। वह आयोग जिसने सर्वप्रथम भारत में विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा और खेलों को लागू करने या अनिवार्य रूप से करवाने की सिफारिश की थी। कौन सा आयोग? भारतीय शिक्षा आयोग। वह आयोग जिसने सर्वप्रथम विद्यार्थियों में खेलों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी। कौन सा आयोग? भारतीय शिक्षा आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश भारत का संभव है कि ये पहला आयोग है किसके क्षेत्र में? शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में। यानी इसने जो है वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की सिफारिशें की थी। अब टाइम हो चला है मेरे हिसाब से, और अपन नेक्स्ट जो क्लास है वो कल रन करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि क्लासेज जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे साथ में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। क्लास की लिखी गई बात आपको याद रहती है, हूबहू आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। हाँ, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आपको मिलेगी, क्योंकि क्या है कि टू द पॉइंट में यहाँ बात करता हूँ। मैं क्या कहते हैं, हो सकता है, हो सकती है, उसके ऊपर बात ध्यान देता नहीं हूँ। बेटर आपको कंटेंट पीडीएफ बॉक्स में यही मिलेगा, जो उसकी सिस्टमेटिक लैंग्वेज है वो आपको वहाँ पर लिखी मिल जाएगी। तो मेरा यही निवेदन है कि पढ़ाई को नियमित तौर पर जारी रखें। जो व्यक्ति, लड़का लड़की, आज से पढ़ाई को जारी रखेगा, अगली भर्ती के अंदर चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, नंबर उसी का आएगा। कंपटीशन बहुत अच्छा है। ऑफलाइन बैचेस लग रहे हैं हमारे, 250 से 300 बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो सारे ही बच्चे पढ़ने में होशियार है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। धन्यवाद।